हेलो लवली स्टूडेंट्स, इट्स श्रेया। वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ इकोनॉमिक्स क्लास 11th। आज हमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और उसके बाद हम एक छोटे से टॉपिक करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है कि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये डिटेल्ड वीडियोस है, ताकि आप स्क्रैच से अपना चैप्टर पढ़ो समझो। आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है और अपनी रीडिंग करनी है बुक में से, उसके बाद आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ये क्या होती है, उसको समझने से पहले आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हम अपने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तीन तरह की प्रॉब्लम होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब क्या गुड प्रोड्यूस करें, उस गुड को कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, और जो हमने गुड प्रोड्यूस किया है वो हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्या कौन होगा हमारा कंज्यूमर। ये होती है हमारी तीन बेसिक प्रॉब्लम्स। ये वो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो कि हर इकोनॉमी फेस करती है, और बाकी की सारी प्रॉब्लम्स भी इन्हीं प्रॉब्लम्स के अराउंड घूमती रहती हैं। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहली प्रॉब्लम देखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। इसमें हमें दो चीजें देखनी होती है। हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, सिलेक्शन ऑफ कॉमोडिटी। दूसरी चीज हम इसमें ये देखते हैं कि जो गुड हमने सेलेक्ट किया है वो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो क्या दो पॉइंट आ गए, व्हाट पॉसिबल कॉमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अब व्हाट पॉसिबल कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज के मतलब गुड के आपके 4 टाइप्स दिए गए हैं कि या तो वो गुड कंज्यूमर गुड होगा या कैपिटल गुड होगा। अब ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं समझा देती हूँ। कंज्यूमर गुड वो होता है जो आप और मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी खाने का सामान, कोई भी पहनने का, फोन, पेन, राइस, क्लोथ्स, बटर, ये सब हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। वही कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि मशीन्स यूज होती हैं कोई भी गुड को बनाने के लिए। टूल्स और इक्विपमेंट्स, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कैपिटल गुड के। अब दूसरा ग्रुप आ जाता है सिविल गुड और वॉर गुड। सिविल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आम जनता यूज करती है, यानी कि कंज्यूमर गुड्स को ही हम सिविल गुड्स भी बोल देते हैं। और जो वॉर गुड्स होते हैं वो आम जनता के लिए नहीं बने हुए होते, जैसे टैंक्स, गन्स, मतलब कोई भी वेपन, ये आते हैं वॉर गुड्स में। ये हम लोग तो नहीं यूज करते ना। तो किसी भी इकोनॉमी को, मतलब जब कोई भी बंदा प्रोडक्शन करने के लिए जाएगा तो उसे पहला क्या चीज सोचनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा गुड बनाना है। अब वो डिसाइड करेगा कि मैं कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड बनाऊं या मैं सिविल गुड और वॉर गुड बनाऊं। और जब उसने अपना एक बार कॉमोडिटी सेलेक्ट कर ली कि उसे कौन सी बनानी है, फिर वो उनकी क्वांटिटी डिसाइड करता है कि अब मुझे ये गुड कौन सी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं। अब उसने कॉमोडिटी भी सेलेक्ट कर ली, उसने उनकी क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर ली। अब उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो उसके आगे खड़ी होगी वो ये होगी कि मैं अब इसका प्रोडक्शन करूं कैसे। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें टेक्निक का सिलेक्शन करना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम उसी टेक्निक के सिलेक्शन के साथ डील करती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम सेलेक्ट करते हैं उस टेक्निक को जो कि यूज की जाएगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस। तो हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
अब मेरी राइटिंग को आपको इग्नोर करना है क्योंकि मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है ना, अभी मुझे आदत नहीं हुई है इससे लिखने के लिए। तो लेबर इंटेंसिव, नाम में से ही पता चल रहा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा यूज हुई होगी। अब आप एक बात समझो, या तो कोई भी अगर कोई काम होगा या तो वो लेबर करेगा या मशीन्स करेंगी। तो अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें अपना काम लेबर से करवाना है ज्यादा या फिर मशीन से। कैपिटल वर्ड मशीन्स के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में यूज होती है ज्यादा लेबर और मशीनरी कम, यानी कि कैपिटल कम। वही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल ज्यादा यूज होता है और लेबर कम। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये डिसाइड किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव को देख के कि हमारी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें अपनी इकोनॉमी में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है और दूसरा हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट देनी है, प्रोवाइड करनी है। तो जो कि कंट्रीज जैसे होती है इंडिया, इंडिया जैसे कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वहां पे हम यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक ताकि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिले। वहीं जैसे यूएसए या फिर इंग्लैंड, ऐसी कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन कम होती है वहां हम यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि ज्यादा यूज करते हैं मशीनरी का और कम करते हैं लेबर का। तो यहाँ पे अब हमने अपनी सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, हमने टेक्निक भी सेलेक्ट कर ली कि हमें कौन सी टेक्निक से अपना प्रोडक्शन करना है। हमने गुड सेलेक्ट कर लिया, उसकी क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर ली। सेकंड प्रॉब्लम जो थी टेक्निक की, टेक्निक भी हमने सेलेक्ट कर ली। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि जो हम अपना गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होगा, कौन उसे कंज्यूम करने वाला है। तो इसको समझने के लिए पहले आप एक चार्ट पे आ जाओ। तो हमने क्या देखा, फॉर whom टू प्रोड्यूस में हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होगा। तो देखो कोई भी बंदा कोई भी गुड कंज्यूम कब करेगा, जब वो उसको खरीद पाएगा। खरीद कब पाएगा, जब उसके पास पेइंग कैपेसिटी होगी, यानी कि उसकी जेब में पैसे होंगे खरीदने के लिए। कोई भी इंसान का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम पे डिपेंड करता है, तो किसी की भी पेइंग कैपेसिटी हम उसकी इनकम से चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम नेशनल इनकम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेशनल इनकम मतलब पूरी इंडिया की इनकम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम लोगों की इनकम को पर्सनली चेक करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं और कितने मिडिल क्लास है। तो यहाँ से हमें पता चलता है रिच और पुअर का, और फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम जो अमीर लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं या जो गरीब हैं उनके लिए करना चाह रहे हैं। वैसे तो हमें यहाँ पे यही चेक करना होता है कि अमीरों के लिए करना है या गरीबों के लिए, पर वो अमीर गरीब का रेशियो चेक करने के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दे रखे हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम पर्सनली उनकी इनकम चेक करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने अमीर गरीब हैं, और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम चेक करते हैं कि जो हमारी कंट्री का नेशनल प्रोडक्ट है उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना योगदान है। अब आपको समझ नहीं आया कि नेशनल प्रोडक्ट हम क्यों चेक कर रहे हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का शेयर क्यों चेक कर रहे हैं। अब देखो कोई भी इंसान उतना ही कमाएगा जितना कि वो काम करेगा, जितना भी उसका काम धंधा होगा उतना ही वो कमाएगा। तो हम अपनी कंट्री का जो नेशनल प्रोडक्ट देखते हैं, यानी कि कितना उसका गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने होंगे उतनी ही उसकी इनकम होगी। इसलिए नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम के बराबर होता है। अब ये जो प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके ही तो
होता है तो हमारे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अब जब ये भी अपना अपना शेयर दे रहे हैं तो ये लोग भी कुछ कमा रहे होंगे, तो इसलिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम पता चल जाएगी। लैंड से जो भी लैंड ओनर होगा वो रेंट से कमा रहा होगा, जो भी लेबर होंगे वो वेजेस से कमा रहे होंगे, जिसने भी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी बिजनेस में वो इंटरेस्ट कमा रहा होगा, और जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इनकम देख ली कि कैसे इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके बेसिस पे? नेशनल प्रोडक्ट के बेसिस पे। हमें इनकम पता चल गई लोगों की, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग अमीर हैं और कितने गरीब हैं, और फिर हमें डिसाइड करना है कि हम अमीरों के लिए अपना गुड बनाना चाहते हैं या गरीबों के लिए। तो यही थी हमारी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ टू, फॉर whom टू प्रोड्यूस, सॉरी। तो बस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हमारा इतना ही था, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप रिवाइज जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है छोटा सा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे ये एक लेडी है, दूसरा कलर लेंगे पेन का, ब्लू ही हो रहा है सब जगह। ये लेडी है, इसको 3 जगह से जॉब के लिए ऑफर आया है। तो जॉब 1 है, जॉब फर्स्ट, वहां से इसको ऑफर आया है लेट्स से 20,000 रुपीज का, और जो जॉब 2 है वहां से आया है 10,000 का। जॉब 3 से इसको आया है ऑफर 30,000 रुपीज का। अब आप मुझे ये बताओ इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है जिसको ये चूज करेगी वो कौन सा है? ऑब्वियसली 30,000 वाले को ही चूज करेगी, जहां ज्यादा पैसा होगा भाई वहीं जाते हैं लोग। तो इसने चूज किया 30,000 वाला ऑप्शन। अब ये बताओ इस 30,000 वाले ऑफर को चूज करने के लिए इसने अपना कौन सा ऑफर छोड़ा है? 10,000 भी छोड़ा है, 20,000 भी छोड़ा है, लेकिन हमें क्या देखना है कि 30,000 अगर ना होता तो फिर उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या होता? तो 20,000 होता। तो ये ही होगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो भी हमारा बेस्ट ऑप्शन जो हमने चूज किया होता है उसे छोड़ के जो उसके अगला बेस्ट ऑप्शन होता है वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone। बस अब यही छोटा सा टॉपिक था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी आपको मेरी वीडियो में कमी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। बस आपका मेन काम तो कुछ करो या ना करो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने ग्रुप्स में। थैंक यू, बाय बाय।